सी जगह है? बेंगलुरु रिसोर्ट बोले थे, गलती से किसी और रूट में तो नहीं आ गए? घना जंगल लग रहा है ये तो। सर वो क्या है कि तुम पर भरोसा करके काम सौंप दिया, इसके लिए तो मुझे खुद को जूते मारने चाहिए। अपना ये चेहरा फिर मुझे कभी मत दिखाना। पता नहीं कहां से एक अनजान आदमी को लाकर मेरे सर पर बैठा दिया। अब देखो उसने क्या किया है। सॉरी मामा। मर जाओ जाकर। उस डीजीपी को फोन करके फार्म हाउस में आने के लिए कहो। ओके मामा। क्या रे, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस जंगल में आ गए तुम लोग? अरे जब लीड में हम हैं तो तुम्हारी पार्टी में आने की नौबत क्यों आएगी हमें? लीड में हम हैं बोलकर तुम सब लोग हमारी पार्टी में आ गए। देख लो, कुछ अकल है कि नहीं? खाली लीड नहीं, जीतने वाली भी अपनी ही पार्टी है। रुक जाओ, क्या है ये? इतना शोर कर रहे हो? आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारी पार्टी को कुछ मत बोलना। समझ गए? जरा सामने आओ और अपनी पार्टी की ताकत दिखाओ। हमारी पार्टी का क्या सोच रहे हो? जैसे जी में आ रहा चिल्ला रहे हो, अपनी मर्जी से आपस में लड़ रहे हो। ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये जंगल है। मेरा जंगल, मेरा जंगल, मेरा जंगल। यहाँ कोई स्पीकर नहीं होगा, माइक नहीं होगा, ना ही वॉकआउट होगा। हम सब हाईवे से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में हैं। बेटा, तुम लोग नेक्सलाइस्ट हो, माओइस्ट हो, टेररिस्ट हो? कौन हो बेटा तुम लोग? वो सब कहां से पैदा हुए हैं? तुम जैसे लोगों की गलती से ही वो लोग पैदा हुए हैं। बेटा, तेरी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ। टाइम पर खा के अगर मैंने दवा नहीं लिया तो मेरी बॉडी कांपने लग जाती है बेटा। तुम हेल्थ मिनिस्टर हो ना? हाँ बेटा। तुम्हारे पास बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी तुम्हें ये सब बीमारियां हैं, तो तुम पब्लिक का भला कैसे करोगे? बेटा, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए। ये क्या खाना है? ये तो जेल के खाने से भी बदतर है। क्यों रे? तेरी राशन की दुकान में यही चावल तो बिकता है, फिर वो लोग कैसे खाते होंगे, कभी सोचा है? बस बेटा बस, चावल खाने में कमी ही करनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो फिर इतनी जायदाद कैसे बना ली? उसमें भी तो कमी कर सकते थे, पर उसमें तो करोगे नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी बातें और करतूतें तो कमाल की हैं, लेकिन कमी है तो बस चेहरा नहीं दिखाया तुमने। जरा वो भी दिखा दो। तुझसे देखा नहीं जाएगा। बाप रे, इतना डरावना है तुम्हारा चेहरा? तो फिर देखो। हाँ तो फिर दिखाओ ना। हमारी जिंदगी को लक्ष्य देता है ये महाविद्यालय, हमारे भविष्य को भी रचता है ये विद्यालय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है, लेकिन युवा होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? देश के भविष्य से मुझे क्या करना है, ऐसा बोलकर हम खुद ही को स्वार्थी बनाते जा रहे हैं। मतलब हमारा पढ़ाई करना, नौकरी करना स्वार्थ है क्या? प्रॉब्लम पढ़ाई के बारे में या जॉब के बारे में नहीं है बेटा, तो फिर देश के भविष्य के बारे में ना सोचना ही प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हर 5 साल में हम वोटिंग करके नेता लोगों को चुनते हैं। ये सब काम तो उनका है। वही तो हम लोगों की गलती है, वोट देते हैं और भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट की हैसियत से फैसला करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बेहतर समाज का निर्माण करने का सामर्थ्य आप में है। उन लोगों को खड़ा करके पूछने का हक भी आपको है। जब आप लोग ऐसा करेंगे तब स्वामी विवेकानंद की बात सच होगी कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। जाल खरीदने के लिए पैसे देंगे, नाव खरीदने के लिए लोन देंगे। तुमसे यही वादा इलेक्शन से पहले किया गया था ना, लेकिन अब सत्ता में आकर 4 साल होने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसको आप कब तक सहेंगे और कितने दिन भुगतेंगे? इन एमएलएस को जीतने दीजिए और सवाल कीजिए। साल
की उम्र होने के बाद ही हमारे देश में मतदान का हक क्यों दिया जाता है जानते हो? ताकि हम एक सही नेता को चुन सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बिना सोचे समझे और उनसे पैसे लेकर वोट डाल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को आपके बच्चे और फिर उनके बच्चे, हर किसी को इसी तरह की परेशानी होगी। हमें अब बिना सोचे समझे और पैसे लेकर वोट डालने की इस प्रथा को खत्म करना ही होगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबका नाश निश्चित है। आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि वोट की जो ताकत है उससे सरकार बदल सकते हैं। जनता की सच्चाई। स्टूडेंट सर, आजकल जनता के सामने समाज के बदलाव की बातें करते रहते हैं सर। आजकल ये फैशन हो गया है सर। ठीक है। उसके भाषण की वजह से अपनी इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए। सर, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे सर। अपने किसी आदमी को बोलो इन पर जरा नजर बनाए रखे। ओके सर। दिल्ली से आते ही इनके बारे में कुछ करेंगे। क्या बताऊं बेटा, इस गांव की समस्या वैसे की वैसी ही है। हमारी समस्याओं को सुनने के लिए कोई वार्ड मेंबर नहीं आता है। सरपंच को तो देखा ही नहीं, कॉर्पोरेटर काम नहीं करता। और एमएलए के लिए क्या बताऊं, 4 साल पहले हमने उनको जिताया, वो तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह। उनसे मिलने जाओ तो लात मार के भगा देते हैं। हाँ सर। हम बगल वाली स्टेट में गए थे ना? हाँ सर। तो ये यूएस गए थे, ऐसा फ्लेक्सी क्यों लगा है? हाँ सर। चलो लगे रहने दो सर। फोटो अच्छी है। लगाया किसने इसको? और कौन सर, वो स्टूडेंट्स ही हैं। इन पोस्टर्स को देखकर वो एमएलए पक्का रिएक्ट करेगा। रिएक्ट तो करेगा, पर कैसे रिएक्ट करेगा वो पता नहीं चल रहा। जैसा भी रिएक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम आने तो हम सबका सामना कर लेंगे साथ में। जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होगा। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़ाई की है तो अच्छी नौकरी कर लेते। ऐसे पेस्ट लगा के पोस्टर लगाने की गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये पॉलिटिक्स के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? ये एक दलदल है, एक बार इसमें उतर गए ना तो फिर इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। समझ गए ना? मतलब आपके नजर में वोटर की कोई वैल्यू नहीं? अरे बहुत सही कहा आपने। आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है, लेकिन हमें वोट की कीमत पता है। यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में। एक बार वोट मिल गया ना, फिर वोटर को कौन पूछता है? 5 साल के लिए हम ही राजा, हम ही मंत्री। मतलब आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं है क्या? अब तुम ही बताओ, जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है? अभी जो भी हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है। हम वोट कलेक्ट करेंगे, वो पैसे कलेक्ट करेंगे। एक एक वोट का 5000, 1.5 लाख वोट हैं, मतलब 75 करोड़। उसके साथ दारू, बिरयानी, नाच गाना, पोस्टर, पब्लिसिटी, इनके अलावा हमारे नेता को मिलने वाले गिफ्ट्स। बाप रे, तकरीबन 150 से 200 करोड़ खर्च होता है। अब इस खर्चे को प्रॉफिट में बदलना है, 200 करोड़ का 1000 करोड़ बनाना है। ये सब करने में ही 5 साल निकल जाएंगे। फिर जनता की सेवा करने का टाइम कहाँ रहेगा? वैसे वोट बेचने वाले की हम सेवा क्यों करें? उसको पूछने का हक नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना वोट बेच दिया है। इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, सड़क छाप गुंडागर्दी से जिंदगी शुरू की थी, अब स्टेट मिनिस्टर हूँ। मुझे फिर से गुंडा बनने पर मजबूर मत करो। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। पिछली बार वोट के लिए 5000 मांगे थे, इस बार 10,000 मांगेंगे। हमें इसके लिए तैयार रहना है। यहाँ वोट के लिए ही नहीं, सीट के लिए भी पैसे देने हैं। पार्टी हाईकमांड मेरी परवाह नहीं करेगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे रास्ते से हट जाइए। इसके बावजूद भी अगर किसी ने रोका तो तुम सबकी डेट ऑफ बर्थ तो अलग अलग है, लेकिन डेट ऑफ डेथ एक हो जाएगी, याद रखना। चलता हूँ। डार्लिंग, सब अच्छा ही हुआ है। टी स्टेट का एडवांस दे दिया है। अगले महीने इलेक्शन है, उसके बाद रजिस्ट्री होगी। ऊटी टी स्टेट की तुम ही मालकिन हो। तुम्हारा सर देखो। आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है, लेकिन हमें वोट की कीमत पता है। एक बार वोट मिल गया ना, फिर वोटर को कौन पूछता है? 5 साल के लिए हम ही राजा, हम ही मंत्री। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हम आपके सामने एमएलए कल्याण प्रसाद जी की बेईमानी का खुलासा करने वाले हैं। टीवी देखिए सर,
जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है। अभी जो भी हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है। तो तुम सब की डेट ऑफ बर्थ तो अलग अलग है, लेकिन डेट ऑफ डेथ एक हो जाएगी, याद रखना। खुद कल्याण प्रसाद जी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद उन्हें मिनिस्टर के पद से ही नहीं बल्कि पार्टी के हाई कमांड ने उन्हें पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है। आपको बिना बताए पद से निकाल दिया, ये तो नाइंसाफी है सर। क्या नाइंसाफी है रे? हाँ, मैं एक बड़ा बदमाश हूँ, ऐसा ही बोलकर इन्होंने वीडियो में मान लिया। सब लफंगे लोगों के ये बड़े नेता हैं। लो खाओ, सब ठूसो। और काम भी क्या है? खाना और सोते रहना, और बचा ही क्या है? बाप रे बाप, कितने सपने दिखाए थे। ऊटी में टी स्टेट लूंगा, कर्नाटक में कॉफी स्टेट लूंगा, अगली इलेक्शन में जीतूंगा तो मैं होम मिनिस्टर बनूंगा, तुम होम मिनिस्टर की बीवी बनोगी, बाद में सीएम और मैं सीएम की बीवी। क्यों जी, तुम तो मुझे सीएम की बीवी बनाना चाहते थे, तुम तो खुद ही सीएम नहीं बन पाए। अभी देखो, नालायक की बीवी बनकर बैठी हूँ यहाँ पर। मैं सोच रही थी सीएम की बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखते क्या हो जी, बताओ ना क्या करना है। बहुत बोल चुके हो, आप जाओ।